नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों जीके एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आने वाले हैं। इसके लिए हम टारगेट करके 45 डेज और हम लगभग 45 डेज में 40 के आसपास क्लासेस लाने वाले हैं। ठीक, 45 डेज ये लगभग 45 ही क्लासेस होंगी, लेकिन अगर जो एक दिन संडे वनडे पड़ता है तो उस दिन गैप हो सकता है। तो लगातार ये क्लासेस चलेंगी और टारगेट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होने वाला आपका अब पहला क्लास है। इसमें हम करंट अफेयर्स भी करेंगे, कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करेंगे और मिक्स जीके के भी क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ठीक, तो आपके लिए ये बेहतरीन सेशन होने वाला है। इसके साथ ही आपको फिजिक्स की क्लासेस भी मिलेंगी अलग से, इसके साथ आपको बायोलॉजी की क्लासेस भी मिलेंगी अलग से। वैसे इसमें इस क्लास की बात करें, इसमें आपको साइंस भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। जो भी चीजें आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सब कुछ इसमें मिलने वाला। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और इस क्लास को कम से कम 5 लोगों तक शेयर जरूर करिए। ठीक, तो परीक्षा से पहले पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर से अनअकैडमी पे कुछ नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं, जिनको आप एनरोल कर सकते हो, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें टीम ऑल स्टार्स बैच है, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम 2021-22 के लिए, ये भी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए, 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सीपीओ के लिए, लक्ष्य सीपीओ के लिए 2021 के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है और ये वाला बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लें। जीके जीएस करंट अफेयर्स आपके सारे स्ट्रांग हो जाएंगे इसमें। ठीक, और फाउंडेशन बैच है एसआई कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा आज के डाउट का फीचर मिलता है अनअकैडमी के ऐप पर, जहां से आपके अपने कोई भी डाउट होते हैं बुक से या फिर आपके, वो क्लियर कर सकते हो। और अभी अगर जो इस मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर का लेने पे 4 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है, साथ में 2 ईयर का लेने पे 8 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है। अनअकैडमी के ऐप पर मिल जाते हैं आपको रेज हैंड का फीचर, जहां पे लाइव क्लास के दौरान टीचर से आप जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैट जो होता है एवरी संडे, जहां पर आप फ्री में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो ये टेस्ट देके। तो संडे को टेस्ट होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एसएससी कॉम्बैट का। गुरु टिप्स कोड यूज करके एनरोल कर लो। साथ में अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गुरु टिप्स कोड यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज भीमबेटका फेमस फॉर? तो भीमबेटका की बात करें, इसका आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, भीमबेटका की बात करें, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट, मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट आपको भीमबेटका देखने को मिल जाएगा। यहां से चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए थे, ध्यान रखिएगा। और इन गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र भी प्राप्त हुए थे। तो क्या आंसर होगा? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? एंशिएंट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्छ प्रांत में स्थित है। ठीक, बलूचिस्तान के कच्छ प्रांत में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमाणिक तिथि की बात करें, प्रमाणिक तिथि जो मानी जाती है चावल के साक्ष्य की, ये 7000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक, तो मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? विशाल स्नानागार, ठीक, किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? ह्यूज बाथ फाउंड किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। अगर जो मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो के अलावा आप बताइएगा मुझे कि आपका जो मोहनजोदड़ो के अलावा आप मुझे बताइएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हाँ, हड़प्पा की खोज किसने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट करके आप मुझे आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया था। साथ में आप ईयर भी बता दीजिएगा तो सोने पे सुहागा वाला काम रहेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? ठीक, चलिए, ये जो विशाल स्नानागार पाया गया था ये बहुत ह्यूज था। ठीक, ह्यूज मतलब अगर जो मैं इसका पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम इसकी तो चौड़ाई 33 मीटर थी, और अगर जो मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण तो ये 55 मीटर था। तो आप सोच सकते हो कितना ह्यूज, कितना बड़ा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, त्रयी नाम क्या है? त्रयी, ट्राइलॉजी, यानी कि आप
आपको आपने पढ़ा होगा वेद कितने होते हैं। वेद की बात करें 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन इनमें से जो 3 वेद है इनकी बात करें, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को अगर जो सिर्फ मिला ले तो इसको हम वेदत्रयी के नाम से बोलते हैं। तो 3 वेदों को हम वेदत्रयी के नाम से जानते हैं या त्रयी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई। आपको क्लासेस पसंद आएगी, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप डेली जुड़ो, आपका 2 घंटे अगर जो 1.5 घंटे टाइम निकाल लेते हो तो फिजिक्स भी देख लोगे, बायोलॉजी भी देख लोगे और हमारी जीके वाली क्लासेस देख लोगे। ठीक, 1 तारीख के बाद से आपकी बायोलॉजी भी स्टार्ट की जाएगी। अभी आपकी फिजिक्स और ये मिल रही है। ठीक है, 100% 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो भागवत गीता की बात करें, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। श्रीमद् भागवत गीता वास्तव में है क्या, तो ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण के उपदेशों यानी कि जो कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, उसका संग्रह क्यों हम श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं। इसको लिखा किसने था, वेद व्यास ने। किसने, वेद व्यास ने। ठीक है, तो संस्कृत भाषा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो गौतम बुद्ध की बर्न की बात करें 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल। ठीक, मृत्यु कहां पे हुई थी, कुशीनगर, कुशीनारा बोलते हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। ठीक, माया देवी, गौतम बुद्ध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। विच इज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी। बाद में पाटलिपुत्रा कर दी गई थी, लेकिन प्रारंभिक राजधानी की बात करें राजगिरी या गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर सी। 8 की बात करें, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था भाई। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने किया था। और सारनाथ स्तंभ की बात करें यहाँ पे किया था। और यहाँ पे सारनाथ की बात करें, सारनाथ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गौतम बुद्धा ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था और जिसे क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक के नाम की बात करें तो इंडिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मेगस्थनीज, ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कालिदास किसके शासनकाल में थे। कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे। संस्कृत भाषा के महान कवि माने जाते थे, वह नाटककार माने जाते थे। कौन, कालिदास। ठीक, संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार माने जाते थे। इनकी कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी एक रचना थी। इसके अलावा बात करें मेघदूत एक रचना थी। इसके अलावा रघुवंशम, इसके अलावा कुमार संभवम, ये कुछ रचनाएं थी किसकी, कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक, इनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता था। भारत का शेक्सपियर किसको, कालिदास को। भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती थी किसको, कालिदास को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे आप हमें अनअकैडमी के ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं @एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करेंगे, क्योंकि अनअकैडमी पर भी कुछ क्लासेस चलने वाली हैं, जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेस अनअकैडमी पर आपको देखने को मिलेंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया था। भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। 12 की बात करें, दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो 131वां स्थान से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, किसके द्वारा जारी की जाती है, ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, 189 देशों की लिस्ट आई थी जिसमें भारत की रैंक 131वीं थी। ठीक, 2019 में 129वीं थी। और ध्यान रखिएगा, इस रैंक में पहले स्थान पर कौन सा देश था, पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड। ठीक, 13 की बात करें, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में हिस्सा लिया। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में हिस्सा लिया, तो ये किस देश के साथ, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात।
कैपिटल क्या है? आबू धाबी। ठीक, कैपिटल क्या है? आबू धाबी। ठीक है, और दिरहम इसकी मुद्रा है। 14 की बात करें, वर्ष 2021 में के पूर्व किस टोक्यो, मतलब वर्ष 2021 के पूर्व किस वर्ष टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होता? मतलब टोक्यो में ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, खैर 2020 में होना था लेकिन 21 में हुआ कोरोना के कारण। लेकिन इससे पूर्व इस टोक्यो जगह पे कब ओलंपिक हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1964, 1964 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हम 15, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? कर्क रेखा कहां से गुजरती है? ठीक, कर्क रेखा इनमें से कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या इन सभी से? कर्क रेखा की ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के, देखो इनमें से ओलंपिक के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ओलंपिक का मैं पूरा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा कल। ठीक, तो इसलिए छोड़ देते हैं इसको, हम कल कर लेंगे। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपसे मैं पूछूं तो 8 राज्यों से गुजरती है। बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा जाती है। सबसे पहले पड़ता गुजरात, सबसे पड़ते गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका पड़ता मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद आपका आता छत्तीसगढ़। ठीक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य, 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ठीक, पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरे पे कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरे पे आपका अमेरिका आ जाता है ना, चौथे पे आपका कौन सा आता है? चीन, पांचवे पे ब्राजील आता है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप एक महाद्वीप है। और यहाँ पे 7वें पे आता है इंडिया। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो 2.4% पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल एरिया है वो भारत का है विश्व में। 32,87,000 एक क्षेत्रफल पूछा जाता क्वेश्चन, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरे क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें से देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। किसकी? गुरु शिखर की। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तेबई। ऑप्शन नंबर सी। किस देश की थी? जापान। कब चढ़ी थी? 16 मई 1975। ठीक है, जुनको तेबई। 7 महाद्वीप पे सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यही आपकी जुनको तेबई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? टोटल 40 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे, और फिजिक्स वाली क्लास में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के भी हम 3 से 4 क्वेश्चन हर क्लास में देने वाले हैं। ठीक, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, पहले पे राजस्थान आएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश आएगा, तीसरे पे महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखिएगा गद्दी के अलावा लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ये सारे आपके धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत में ब्रह्मपुत्रा की उत्पत्ति की बात करें, ये तिब्बत से होती है, तिब्बत से। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ठीक, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। क्या? जमुना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर। वैसे ऑप्शन में जो भी नगर दिए हुए हैं सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन बड़े नगर की बात करें तो कानपुर इसका राइट आंसर होगा। गंगा निकलती कहाँ है? गंगोत्री के गोमुख हिमालय से। लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है, याद करना आसान है। वैसे देवप्रयाग में जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। एक क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा। ठीक, 23 की बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें, यह स्थापित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का, नई दिल्ली। ठीक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापना 1875 में हुआ था।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, यूपी पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे आपका कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका, और उसके बाद चौथे पे आता है तमिलनाडु। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आता है, गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना किस कुल का पौधा है? तो ग्रैमिनी कुल का पौधा है गन्ना। ठीक, उष्णकटिबंधीय पौधा है। एक क्वेश्चन आता है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक, आप कमेंट करके बताइएगा गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, भारतीय संविधान सब नहीं, मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मैंने पूछा था, इसका मैं बता देता हूँ, कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर। आप मुझे बताइएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी। ठीक, 25 की बात करें, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, किस संविधान द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? ध्यान रखिएगा, ये 69वां संविधान संशोधन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1991 आया था, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक, 27 की बात करें, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? टैकोमीटर से हम घूर्णन चाल मापते हैं, लेकिन घूर्णन रोटेशनल चाल, इसको आरपीएम में मापते हैं। ठीक, दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। ताप की बात करें, थर्मामीटर से माप सकते हैं। प्रवाह की बात करें, तरल प्रवाह पिटाट ट्यूब से माप सकते हैं। 28 की बात करें, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा होती है टी पे पावर -1। ठीक, टी पे पावर -1, यानी कि ऑप्शन ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति का होता है? बैलगाड़ी का पहिया चल रहा है ना, तो ये घूम गोल गोल भी गति कर रहा है, और गोल गोल गति के साथ आगे भी जा रहा है, यानी कि स्थानांतरी गति के साथ साथ ये घूर्णनी गति भी कर रहा है, स्थानांतरी गति के साथ घूर्णन गति भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, न्यूमेरिकल है ये, देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ठीक, तो हाफ हो जाएगा, m दिया है, m कितना दिया? 22 किलोग्राम, v कितना दिया? 5, तो 5 गुणे 5 कर सकते हैं, चूंकि v² है, 22 से काटेंगे 11, 11 × 5 = 55 गुणे 5 यानी कि 275 क्या हो जाएगा? जूल। 275 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये देखो 275 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? बताइए, चंद्रमा की सतह पर 300 न्यूटन, तो पृथ्वी की सतह, भाई आपका जो भी भार है पृथ्वी पर, उसका 1/6 चंद्रमा पर हो जाता है। अगर जो आपका भार यहाँ पे 1 है, तो आपका यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। ठीक, और अगर जो चंद्रमा पर आपका जो भी है, उसका 6 गुना आपका पृथ्वी पर हो जाता है। तो चंद्रमा पर 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर 6 गुना यानी कि 1800 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित ऊर्जा कैसी होती है? तो घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित ऊर्जा जो होती है, वो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे लगा सकते हो, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ई कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा। 33 की बात करें, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म सूप पृष्ठ तनाव कम होने पर यह सतह पर फैलता है, और ये इसलिए स्वादिष्ट लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, बैरोमीटर ध्यान रखिएगा, क्या वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग करते हैं? ये तो सही है भाई, ऊंचाई मापने के लिए नहीं, द्रव के घनत्व के मापने के लिए ये भी गलत है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए सही है। ठीक, तो बैरोमीटर ध्यान रखिएगा, अचानक पारा नीचे गिरने लगे तो तूफान आने की संभावना होती है, अगर जो धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है, धीरे धीरे ऊपर जाए धीरे धीरे तो मौसम साफ रहने की संभावना, यानी कि मौसम पूर्वानुमान लगा सकते हो। तो पहला और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, क्रानोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्रानोमीटर का उपयोग समय मापने के लिए करते हैं। कहां पे समय? ये जहाजों पर, पानी के जहाजों पर समय मापने के लिए, सही समय मापने के लिए क्रानोमीटर का उपयोग करते हैं। 36 की बात करें, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो माइक्रोफोन में ध्वनि से यांत्रिक के पश्चात विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, 37 की बात करें, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोग कितना होगा? ठीक, तो इसमें खपत की निकालना है, खपत बराबर होता है विद्युत शक्ति कितनी है गुणे उपकरण संख्या
उपकरण संख्या गुणे समय बटे 1000, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो विद्युत शक्ति 100 वाट है, उपकरण एक ही बल्ब है, तो 1 गुणे समय कितना है आपका, 1 घंटा जलाते हो, बटे आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये देखो उपकरण संख्या 10 बल्ब है, 10 है, सॉरी 10 है, बटे 1000, टेक काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, आभासी वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। ठीक, तो कह सकते हो आभासी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हेलियोस्कोप। 40 की बात करें, 2024 का ओलंपिक कहां होगा। 2024 के ओलंपिक की बात करें तो ये पेरिस में होगा। ठीक, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस है ना, कहां पे होगा 2024 का ओलंपिक है, ये टोक्यो में हुआ था, 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये थी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम ओलंपिक करेंगे, ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे ओलंपिक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, उसके बाद पैरा ओलंपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्लास चलती रहेगी अब लगातार आपके लिए, और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को टारगेट करके। और फिजिक्स की क्लास है वो भी देखते रहिए, क्योंकि जीके के तो 20 नंबर आने हैं, करंट अफेयर्स के 20 आने हैं, लेकिन फिजिक्स के 25 आने हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे से कमेंट करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, वहां पे PDF मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।